आज की कहानी की शुरुआत एक शेर के साथ ज़रूर करूँगा, इसलिए कि कई बार जो शेर व शायरी होती है, शायर जब लिखता है या उसकी जो भावनाएं होती हैं शेर में, वो बड़ी खूबसूरत और अलग चीज़ें होती हैं। लेकिन कई बार कई शेर जुर्म की तरफ भी इशारा करते हैं और जुर्म की गहराइयों और बारीकियों को भी बताते हैं। ये आज की कहानी के हिसाब से जो शेर मैं सुनाने जा रहा हूँ वो बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। और क्यों बैठता है ये मैं आगे जब आपको बताऊँगा आपको खुद एहसास हो जाएगा। बल्कि मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बिना बताए हुए ही शायद आप समझ जाएंगे कि इस शेर का इस कहानी से क्या ताल्लुक़ है, क्या रिश्ता है। तो शेर कुछ ये है कि बंद करता है अक्ल की आंखें इश्क जब वारदात करता है। बंद करता है अक्ल की आंखें इश्क जब वारदात करता है। अब इस कहानी को सुनिए और इस शेर को आप अपने आप इस कहानी के साथ रिश्ता जोड़ लेंगे। बात इसी साल की है, 7 अगस्त 2020। उत्तर प्रदेश में एक जगह है मुरादाबाद। दोपहर का वक्त था। मुरादाबाद में रहने वाला एक शख्स जिसका नाम गौरव कुमार, वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है परेशान, घबराया हुआ, और जाकर पुलिस को बताता है कि उसका इकलौता बेटा जिसकी उम्र 5 साल है वो गायब है और उसे शक है कि उसके बच्चे को किडनैप कर लिया गया है। पुलिस उसकी बात को गंभीरता से लेती है और उसकी वजह यह थी कि यूपी में हाल के वक्त में कई ऐसी किडनैपिंग के केसेस हुए जिसमें कुछ को मार दिया गया, कुछ का सुराग नहीं मिला, कुछ को बड़े ऑपरेशन के बाद छुड़ा लिया गया, रिहा करा लिया गया, और ये सारी खबरें मीडिया में बड़ी सुर्खियों से छपती हैं। तो मुरादाबाद पुलिस को भी लगा कि कहीं ये मामला इस तरीके से मीडिया में तूल ना पकड़े और पता नहीं क्या हो। तो पुलिस भी हरकत में आई, फ़ौरन रिपोर्ट लिख के बच्चे के घर जाती है। पुलिस की टीम बच्चे के घर पहुंचती है, वहाँ जाकर ज़्यादा छानबीन और पूछताछ करती है। तो जो पूरी कहानी थी वो ये थी कि वो बच्चा दिन में पास की एक दुकान में गया, 5 साल की उम्र थी, घर के पास ही एक दुकान है, और उसके बाद वो घर नहीं लौटा। अब पुलिस बच्चे के माँ बाप से पूछती है तो पहली चीज़ बड़ी हैरान ये करती है कि अब बच्चे के बारे में कि ढूंढना है तो बाहर के लोगों को इन्फॉर्म करना है, तो पता करना पड़ेगा कि बच्चे का हुलिया क्या है, बच्चा क्या पहने हुआ था। बच्चे की तस्वीर तो मिली लेकिन उसका हुलिया क्या, उस वक्त क्या पहन कर गया हुआ था। माँ कुछ और कपड़े बता रही है, बाप कुछ और कपड़े बता रहा है। तो ये भी था कि शायद दोनों बेहद घबराए हुए हैं, इकलौता बेटा है उनका, सिर्फ 5 साल उम्र है, तो उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। खैर पुलिस ने अपना काम करना शुरू किया। पुलिस ने सबसे पहले उस मोहल्ले की तहकीकात की और पता किया कि वो बच्चा कहाँ कहाँ जा सकता था। घर के आसपास की जितने भी सीसीटीवी फुटेज थे, पुलिस ने उन सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू किया। हैरत की बात यह थी कि बहुत सारे ऐसे कैमरे थे जो उस बच्चे के घर की तरफ जिनका रुख था, लेकिन कुछ कैमरे के एंगल ऐसे थे जहाँ पे कैमरा तो था, सब कुछ दिख रहा था, लेकिन उस घर का एक ख़ास हिस्सा उस कैमरे में कैद नहीं हो रहा था। और ये देखकर पुलिस को लगा कि जो भी इसके पीछे है, या तो उसे पता है कि कैमरे कहाँ कहाँ लगे हुए हैं और किस किस कैमरे की जद में वो आ सकता है और किस किस के में नहीं आ सकता है। खैर ढूंढते ढूंढते बड़ी मुश्किल से एक दुकान वहीं घर के पास, उस दुकान के सीसीटीवी कैमरे में ये बच्चा दिखाई दे जाता है। बच्चा दिखता है, उस दुकान तक आया, माँ बाप ने सही बयान दिया था, और दुकान से वो अपनी घर की तरफ जा रहा है। कैमरा का जो एंगल था वो घर तक था। बच्चा घर के अंदर दाखिल होता है, ये कैमरे में साफ दिखता है, लेकिन इसके बाद बच्चा उस घर से बाहर नहीं निकलता। लेकिन उस घर का एक हिस्सा था जो उस कैमरे की जद में नहीं आ रहा था। तो पहली चीज़ हैरान करने वाली ये थी कि एक बच्चा किडनैप हुआ, बच्चे का सीसीटीवी कैमरा मिला, लेकिन वो घर तक तो जाता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके बाद घर से बाहर किसी कैमरे में वो है नहीं। तो क्या घर के अंदर कोई बच्चा किडनैप हो सकता है? ये बड़ा सवाल था। अब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की, लेकिन पता चला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब बाकी हाथ खाली, पुलिस फिर भी लगी हुई है। कुछ घंटे बीतते हैं। इसके बाद अचानक जो बच्चा है 5 साल का, ध्रुव कुमार, उसके डैडी यानी गौरव कुमार के मोबाइल पर एक नंबर आता है और ये नंबर 11 डिजिट का था। और फ़ोन करने वाला कहता है कि उनका बेटा हमारे कब्जे में, हमने उसे किडनैप किया है, 30 लाख रुपए आप फिरौती दे दो, वरना बच्चे को मार देंगे, और अगर आप पुलिस के पास गए तो भी बच्चे को मार देंगे। ये बात जैसे ही पता चलती है, बच्चे का बाप पुलिस को ये जानकारी दे देता है, कहता है कि ये नंबर है 11 डिजिट का, ये फ़ोन आया। पुलिस भी उस नंबर को देखती है, ट्रेस करती है, कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो कॉल जो किया गया था वो फ्री कॉलिंग ऐप से किया गया था। फ्री कॉलिंग ऐप में पता नहीं चलता कॉल करने वाले ने कहाँ से किया, क्या किया।
लेकिन पुलिस फिर भी फ़ोन को सर्विलांस पे रखे हुई है। इस दौरान में कुछ वक्त बीतता और फिर दोबारा फ़ोन आता है उसी 11 डिजिट के नंबर से और कहा जाता है कि आप 30 लाख का इंतज़ाम कीजिए। बच्चे का बाप गिड़गिड़ाता है, कहता है ठीक है, आप मेरे बच्चे को कुछ मत करना, मैं पैसों का इंतज़ाम कर रहा हूँ। पुलिस को भी ये बात मालूम है। अब पुलिस बच्चे की तलाश में है। उधर सीसीटीवी कैमरे में पुलिस ने जो देखा आखिरी बार बच्चे को, तो बच्चा हाफ पैंट और बनियान पहने हुआ है, कोई टी शर्ट या शर्ट नहीं है। तो पुलिस ने उसी हिसाब से आसपास के इलाके में बाकी पुलिस टीम को अलर्ट कर दिया, नाकेबंदी कर दी। कोई बच्चा 5 साल का किसी भी शख्स के साथ दिखे उसे रोको, पूछो, उसको चेक करो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, रात बीत जाती है। इस दौरान में पुलिस लगातार उस इलाके के मोबाइल के सर्विलांस, जो मोबाइल के टावर थे, उनको भी चेक कर रही होती है। अब बहुत सारे नंबर थे, हज़ारों नंबरों में से कुछ नंबरों को टटोला जाता है जो बिल्कुल उस घर के करीब एक्टिव मिले और उस घर के लोगों के साथ एक्टिव मिले। तो ऐसे 2 फ़ोन नंबर का पुलिस को पता चलता है कि इन नंबरों से किडनैपिंग के दौरान और किडनैपिंग के बाद ये ख़ास 2 नंबर ऐसे हैं जिन पे बातचीत हो रही है। अब लेकिन वो दोनों नंबर तेलंगाना के थे, निज़ामाबाद तेलंगाना। अब यहाँ से कई 100 किलोमीटर दूर। किडनैपिंग मुरादाबाद में, नंबर तेलंगाना का निकल रहा, पुलिस उलझन में है, लेकिन पुलिस की तफ्तीश जारी है। इसी दौरान में रात बीतती है। अगले दिन सुबह सारे लोकल मीडिया में खबर भी छप जाती है कि एक और किडनैपिंग यूपी में। पुलिस के ऊपर और दबाव बन जाता है। पुलिस अपनी टीम बढ़ाती है, तादाद, इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसी दौरान शाम होते होते अगले दिन यानी 8 अगस्त को कोई शख्स पुलिस को फ़ोन करता है कंट्रोल रूम 100 नंबर पे और कहता है कि मुरादाबाद के बस स्टैंड, जो बस डिपो है एक, वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा अकेला तनहा भटक रहा है। पुलिस की टीम फ़ौरन भागती है, वहाँ जाती है तो एक बच्चा मिलता है। लेकिन अब पुलिस के दिमाग में ये है कि जो बच्चा किडनैप हुआ है वो हाफ पैंट और बनियान पहने हुआ है। ये बच्चा नए कपड़े पहने हुआ है, शर्ट, अच्छी पैंट, और बाकायदा मुस्कुरा रहा है। कोई डर या खौफ या मम्मी पापा से अलग है, ऐसी कोई चीज़ नहीं, बिल्कुल नॉर्मल सामान्य। पुलिस उस बच्चे को देखती है, लेकिन अब पहचान भी नहीं पा रही कि ये वही किडनैप हुआ बच्चा ध्रुव है कि नहीं। तभी बच्चे की तलाशी ली जाती है। उसकी जेब में से एक पर्ची निकलती है। उस पर्ची पे उस बच्चे के पिता गौरव कुमार के मोबाइल नंबर लिखे थे। 2 नंबर थे और दोनों नंबर उस पर्ची पे लिखकर उस बच्चे की जेब में डाल दिए गए थे। पुलिस ने वहाँ से फ़ोन मिलाया। गौरव कुमार ने फ़ोन उठाया। उसने कहा आपका बेटा मिल गया, यहाँ बस स्टैंड पर है और हम लेकर आ रहे हैं। तब तक वो कहता है कि मेरे बेटे से बात करो। गौरव बात करता है। फिर वो कहता है लो अपनी मम्मी से बात करो। वो मम्मी से बात करता है। बात करते करते अचानक गौरव मम्मी से कहता है कि डैडी को बता दो मम्मी कि मुझे यहाँ कौन लाया। और ये पुलिस वाले इधर सुन रहे हैं। अब उधर माँ ने भी सुना। कहती बेटा तुम पहले घर आ जाओ, हम फिर बता देंगे। कहती नहीं पापा, मम्मी आप बता दो डैडी को कि मुझे कौन लाया। माँ कहती है कि तुम वापस आओ घर, फिर हम डैडी को बताएंगे। अब पुलिस ये सुनकर थोड़ी सी अजीब लगता है कि एक बच्चा अपनी माँ से ये क्यों कह रहा है कि डैडी को बता दो मुझे यहाँ कौन लाया। बच्चे का बिहेवियर भी बड़ा एकदम डिफरेंट, कोई घबराया हुआ नहीं, कुछ नहीं, और बाकायदा नए कपड़े पहने हुआ है और खुश है। तो बात समझ में आई नहीं। इधर 2 नंबर जो निज़ामाबाद के मिले थे, पुलिस उसको ट्रेस कर रही थी और उन नंबरों के ज़रिए उस नंबर के मालिक का पता चला, उनका पता भी मिल गया। हैदराबाद पुलिस को, निज़ामाबाद पुलिस को तेलंगाना में इन्फॉर्म किया गया, उस घर पे भेजा गया। ये जो 2 नंबर थे ये निज़ामाबाद के 2 लड़कों के नंबर थे। एक का नाम था अशफाक और एक का नाम था इमरान। जब उन दोनों का पता चलता है तो मुरादाबाद यूपी पुलिस की टीम निज़ामाबाद जाती है। वहाँ कोर्ट से रिमांड लेकर उन दोनों को पकड़ कर यहाँ लाती है। और उसकी वजह ये थी कि यही वो 2 नंबर थे जो एक्टिव थे पूरी किडनैपिंग के दौरान और जिनसे बात हो रही थी। और ये जो नंबर पे बात हो रही थी, जो इकलौता नंबर था, वो नंबर इस बच्चे के घर का था। लेकिन कमाल ये था कि उस नंबर से और किसी का ना फ़ोन आ रहा था ना जा रहा था। सिर्फ इन 2 नंबरों से जो निज़ामाबाद के नंबर पाए गए थे उनसे ही उसको फ़ोन पे बात होती थी। अब ये फ़ोन ध्रुव के घर में से किसका था ये भी पुलिस को नहीं मालूम। खैर उन दोनों को उठाया जाता है, उठाकर यहाँ वापस लाया जाता है। उसके बाद पूछताछ होती है। पूछताछ के बाद इधर उससे पहले पुलिस को जो कहानी उलझन में डाल रही थी वो ये थी कि जिसने भी किडनैप किया 30 लाख रुपए मांगे। या तो उसको ध्रुव के बाप की माली हालत के बारे में अंदाज़ा नहीं था
और या फिर वो सब कुछ जानता था और कोई अपना जानकार था। उसकी वजह ये थी कि 30 लाख रुपए मांगना एक 15,000 रुपये महीना कमाने वाले शख्स से, तो वो ज़िंदगी में कैश इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकता था। पुलिस को पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि पुलिस को ये था कि बच्चा जिस तरीके से दुकान से घर आया और उसके बाद गया, किसी ने शोर शराबा, किसी को जबरन बच्चे को उठाते हुए कोई भी विटनेस नहीं सामने आया, तो उससे ये भी पता चला कि जिसने भी बच्चे को उठाया है वो बच्चे का जानकार है और बच्चा खुशी खुशी उसके साथ गया है। तो ये सारी चीज़ें इशारा कर रही थी कि जो भी किडनैपर है वो कोई अननोन या अनजान नहीं है, बल्कि इस बच्चे का जानकार है। लेकिन कौन है, इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था। इसके बाद पुलिस उन दोनों लड़कों को लेकर आती है, उनसे पूछताछ होती है, उन्हें बताया जाता है कि तुम्हारा ये नंबर है, ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद वो मुंह खोल देते हैं। जब मुंह खुलता है उनका, उसके बाद जो पूरी कहानी आती है वो कहानी कुछ ही होती। इसी साल की शुरुआत में गौरव कुमार की वाइफ फेसबुक पे एक्टिव होती है और व्हाट्सएप पे भी। अब कहानी ये थी कि गौरव कुमार जब दफ्तर से आता तो वो फेसबुक पे रहता, कभी व्हाट्सएप चैट पे रहता। उसको लेकर उसकी वाइफ शिखा को डाउट था कि ये पता नहीं किससे चैट करता है, किससे फेसबुक पे ये टच में रहता है। तो उसे लगा कोई ना कोई लड़की है जिसके साथ उसका पति जो है वो उसके संपर्क में रहता है। इस बात को लेकर दोनों में लड़ाई भी होती। सच्चाई जानने के लिए शिखा ने ये तय किया कि वो गौरव के फेसबुक और व्हाट्सएप चैट को खंगालेगी। इसी दौरान में अब उसने खंगालना शुरू किया। वो सोशल मीडिया पे आई, फेसबुक पे आई। अब फेसबुक पे आने के बाद धीरे धीरे वो अपने पति की जो जासूसी करने के लिए आई थी, सच जानने के लिए आई थी, इसी दौरान वो अपना भी एक प्रोफाइल बनाती है और फेसबुक पे आ जाती है, ये सोचकर कि इसके ज़रिए पति का राज पता करेंगे। और सेम उसी तरीके से वो अपना फेसबुक पे एक्टिव होती है। पति का राज तो पता नहीं चलता। इस दौरान एक शख्स शिखा को फेसबुक रिक्वेस्ट भेजता है, शिखा उसको एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद धीरे धीरे दोनों की फेसबुक पे दोस्ती हो जाती है। दोस्ती धीरे धीरे थोड़ी लंबी खिंचती है। उसी फेसबुक पे फिर दोनों नंबरों का आदान प्रदान करते हैं। फिर अब वो दोनों मोबाइल पे चैट करते हैं। अब वो व्हाट्सएप पे आ गए फेसबुक से, और करते करते इन दोनों में प्यार हो गया। तो पति की जासूसी करने के लिए पत्नी सोशल मीडिया पे आई, लेकिन उसी सोशल मीडिया पे पत्नी को एक और शख्स से प्यार हो गया। उस लड़के का नाम था अशफाक, जो निज़ामाबाद तेलंगाना का रहने वाला था। अब जब प्यार हुआ तो उसके बाद ये हुआ कि मिलना भी है। दूरियां काफ़ी थी यहाँ से, यूपी और निज़ामाबाद में। तो अशफाक शिखा से वादा करता वो आएगा। वो आता है मुरादाबाद, बाकायदा फिर दोनों की मुलाकात होती है। इसके बाद कुछ दिन के लिए वो उसी के एक रिश्तेदार का घर, वहाँ से जो 15 मिनट की दूरी पे था, वो किराए पे लेता है और 15 दिन वहाँ रहता है। जब गौरव अपने दफ्तर चला जाता तब शिखा और ये दोनों मिलते और ये मुलाकात का सिलसिला चलता रहा। फिर वो वापस चला गया। इसके बाद इनकी चैट पे लगातार बातचीत होती रही। अब दोनों के रिश्ते इतने नज़दीक आ गए थे और बीच में एक ऐसी चीज़ आ गई थी कि अब इस रिश्ते को किसी अंजाम तक पहुंचाना था। हुआ ये कि जिस जगह पे, जिस घर में शिखा और गौरव अपने 5 साल के बेटे ध्रुव के साथ रह रहे थे, वो घर शिखा की नानी का था। और उन्हें यह था कि नानी, और वो घर की कीमत थी करोड़ों रुपए, कि नानी घर में से कुछ हिस्सा उसे भी देंगी। लेकिन नानी ने वो घर अपनी बेटी के नाम कर दिया, यानी शिखा की मौसी के नाम। शिखा को इससे बड़ी तकलीफ पहुंची। उधर गौरव भी, शिखा का पति, इन दोनों में भी झगड़ा होता था। उसे भी उम्मीद थी कुछ हिस्सा मिलेगा, कुछ पैसे आ जाएंगे। नहीं मिला तो वो अब शिखा को ताना देने लगा। दोनों में लड़ाई चलने लगी। इधर शिखा की जो मौसी थी वो ध्रुव को बहुत प्यार करती थी, क्योंकि उनका इकलौता बेटा था। जब अशफाक निज़ामाबाद से मुरादाबाद आता और अलग रहता, और जब उसके पिता गौरव ऑफिस चले जाते, तो शिखा फिर अब खुद तो मिलती उसने ध्रुव से भी मिलाना शुरू कर दिया। ध्रुव अशफाक को पहचान गया और अशफाक उसका काफ़ी ख्याल रखता, उसको पिज़्ज़ा खिलाता, उसको नए नए खिलौने दिलाता, कपड़े दिलाता। तो वो उसके बेहद करीब आ गया और बहुत मानने लगा। इस दौरान में ये घर की भी कहानी आ गई। अब जब घर में कोई हिस्सा नहीं मिला तो शिखा को और भी दिल टूट गया। इधर पति से लड़ाई हो रही थी, डेली की खिचखिच। उसने कहा इन सारी चीज़ों से कहीं दूर निकलना है, और अशफाक से मोहब्बत। और उसने कहा कि अब ध्रुव के साथ वो निकल लेगी और अशफाक से शादी करके ये तीनों अपनी नई ज़िंदगी बसाएंगे और गौरव को छोड़ देंगे। बट कैसे? उसी के बाद ये प्लान बनाते हैं
कि काम करते हैं कि ध्रुव को किडनैप करवा देते हैं। और ये माँ है जो अपने सगे बेटे का किडनैप का प्लान कर रही है। अशफाक को बोलती है वो, कहती है कि अगर ध्रुव का किडनैप हुआ तो इसकी मौसी से बहुत प्यार करती हैं। करोड़ों रुपए की जो जायदाद है जिस घर में वो रह रही है, नानी ने उसके नाम कर रखा है, तो अगर हम रैंसम मांगते हैं तो इस घर को बेच के पैसे दे देगी, क्योंकि ध्रुव से उसे इतना प्यार है। मतलब एक मौसी के ऊपर वो दाव खेल रही है कि एक मौसी को उसके अपने बेटे से इतना प्यार है कि वो घर बेच के पैसे दे देगी, और एक माँ अपने बेटे को किडनैप कराने की पूरी प्लानिंग करा रही है। अशफाक मान जाता है। इसके बाद वो एक मोबाइल देता है ख़रीद कर शिखा को, और कहता है कि जब मैं किडनैप करने आऊँगा उसके बाद हम लोग इसी नंबर पे ही एक दूसरे के टच में रहेंगे। और वो उसी हिसाब से फिर प्लानिंग तय होती है। 5 अगस्त को निज़ामाबाद से एक कार हायर करता है अशफाक, और उस कार का ड्राइवर था इमरान, और ये दोनों मुरादाबाद निकलते हैं बाई रोड। सोचिए आप, निज़ामाबाद से, और वो पूरा राजस्थान, MP ये सब ट्रैवल करते हुए 5 अगस्त को चलते हैं निज़ामाबाद से, और 7 अगस्त की सुबह ये दोनों मुरादाबाद पहुंचते हैं। मुरादाबाद के बस स्टैंड के ग्राउंड में दोनों कार लगा देते हैं। उसके बाद वो उस नंबर पे फ़ोन करता है। इस दौरान में रास्ते में जब ड्राइवर ने पूछा कि आप इतनी दूर बाई रोड क्यों जा रहे हो अशफाक से, ड्राइवर इमरान ने, तो उसने बताया कि एक मेरा दोस्त है मुरादाबाद में, उसके बेटे को घुमाने के लिए दिल्ली ले जाना है, तो मैंने वादा किया था, इसीलिए मुझे मुरादाबाद जाना है। इसके बाद ये मुरादाबाद पहुंच गए। दिन में शिखा उसी बस स्टैंड पर जहाँ पे कार लगाकर ये बैठा हुआ था अशफाक, मिलने आई। दोनों में मुलाकात हुई। थोड़ी देर के बाद शिखा चली गई। ड्राइवर चूँकि 2 दिन से ड्राइव कर रहा था, थका हुआ था, वो सो रहा था। थोड़ी देर के बाद उसे अशफाक उठाता है। जब उठता है तो देखता है कि अशफाक के साथ एक छोटा सा बच्चा है। तो पूछता है ये कौन है, तो बताता है कि ये वही मेरे दोस्त का बेटा है, इसे घुमाना है दिल्ली। फिर वो गाड़ी में बैठाता है और दोनों उसके बाद वहाँ से नोएडा आते हैं। नोएडा में एक गेस्ट हाउस लेते हैं, ओयो गेस्ट हाउस बुक कराते हैं। और प्लान ये था, उसके बाद वो फ़ोन करता है कि रैंसम मिलेगा, उसके बाद छोड़ देंगे और चला जाएगा। जब वो होटल आता है तब ड्राइवर इमरान को थोड़ा डाउट होता है, और वो बोलता है कि यार ये क्या है, तो मतलब एक बच्चे को घुमाना, उसके माँ बाप इतना छोटा दिल्ली, ये समझ में नहीं आया, तुम इतनी दूर से आए। तब वो सच बताता है, कहता असल में मैं इस बच्चे को किडनैप किया हूँ, लेकिन उसको नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, कुछ पैसे मिलेंगे। ये सुनकर ड्राइवर इमरान घबरा जाता है और कहता है कि मैं इस मामले में तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, मैं वापस निज़ामाबाद जा रहा हूँ। और वो उसी वक्त गाड़ी में बैठता है और निकल जाता है अशफाक को छोड़कर नोएडा के गेस्ट हाउस में। इधर उसी फ़ोन से रात को अब फ़ोन आता है शिखा का अशफाक के पास, और शिखा कहती है कि यहाँ गड़बड़ हो गया, पुलिस की टीम आ गई और पुलिस ने केस दर्ज कर लिया, और मीडिया के लोग भी आ गए मेरे घर। तो अब लगता है कि पुलिस वाले पीछा छोड़ेंगे नहीं, और तुम्हारी जान को ख़तरा, एनकाउंटर न कर दें, तो तुम अपना ख्याल रखना। ये सुनकर अशफाक भी घबरा जाता है। सुबह का इंतज़ार करता है। सुबह होने के बाद वो फिर उस बच्चे के साथ गाज़ियाबाद आता है, और गाज़ियाबाद के बस स्टैंड पर उस बच्चे को छोड़ देता है, और उसे पर्ची देता है। उसकी जेब में मोबाइल नंबर लिख देता ताकि कोई अगर आदमी मिले तो उसके बाप को फ़ोन कर ले। और साथ साथ ध्रुव को ये भी कहता है कि बेटा किसी को बताना मत कि कौन अंकल तुम्हें लेके आ गए, तो क्योंकि ध्रुव उसे जानता था, तो उसने कहा किसी को बताना मत। तो वो भी बड़ा खुश, उसको रात को होटल में पिज़्ज़ा भी खिलाया, प्यार से रखा, और चूँकि पहले से जानता था तो घबराने की कोई बात नहीं थी, बल्कि ज़्यादा ही खुश था ध्रुव घर से बाहर निकल कर। तो वो डर के मारे अगले दिन बस स्टैंड पर उसको छोड़कर, और उसके बाद इस दौरान में दूसरी तरफ ये हुआ कि ड्राइवर इमरान यहाँ से निकलता है, लेकिन उसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है, और ये राजस्थान के पास ही पहुँचा था कि उसकी गाड़ी को बनाने में वक्त लग रहा था। तब तक अशफाक उसे फ़ोन करता है, कहता है यार बहुत दूर है, मैं भी तुम्हारे साथ वापस चलूँगा, मैंने बच्चे को छोड़ दिया है, तो अब कोई घबराने और डरने की बात नहीं है, मैं उसको वापस उसके घर पहुँचा दिया हूँ। तो इमरान को लगता है कि चलो इसने पहुँचा दिया इसलिए कोई बात नहीं, तो कहता मैं राजस्थान में, तुम किसी चीज़ से यहाँ तक आ जाओ, फिर हम साथ चलेंगे। अशफाक वहाँ से निकलता है, राजस्थान तक पहुँचता है। राजस्थान में फिर ड्राइवर उसे मिलता है, दोनों उसी गाड़ी में बैठते हैं और निज़ामाबाद चले जाते हैं। ये सारी कहानी यहाँ तक थी। उसके बाद उस नंबर से जो घर में कॉल किया था, जिसको शिखा को लेके दिया था, उस नंबर और उस सर्विलांस के ज़रिए जो 2 नंबर मिले थे, वो दोनों नंबर अशफाक और इमरान के थे। चूँकि तेलंगाना के नंबर वहाँ पे एक्टिव थे, इसलिए पुलिस को डाउट हुआ। उन नंबरों के ज़रिए पुलिस अशफाक और इमरान तक पहुँची, निज़ामाबाद तेलंगाना, और उनको उठाकर यहाँ लाई, और उसके बाद इस तरीके से पूरी कहानी सामने आई। तो कुल मिलाकर जब कहानी सामने आई तो किसी को भी ये यकीन नहीं हो रहा था कि एक किडनैपिंग जिसको लेके पूरा मोहल्ला सोगवार था, सबकी हमदर्दी थी, उस किडनैपिंग में कोई और नहीं,
बल्कि उस 5 साल के बच्चे की अपनी सगी माँ शामिल थी। इसके बाद पुलिस तीनों को गिरफ्तार करती है। हालांकि यहाँ पे इमरान का केस थोड़ा सा कमज़ोर था, क्योंकि जो बयान थे खुद अशफाक के भी वो ये कि उसे पता नहीं था कि वो यहाँ तक क्यों आया। हाँ, जब बच्चे को उठाया तब उसने उस रात उसको जब सच्चाई बताई तो वो उसे छोड़कर चला गया। लेकिन फिर जब उसने कहा कि मैंने बच्चे को छोड़ दिया, रिहा कर दिया, तब वो उसको वापस अपने साथ ले गया। लेकिन फिर भी पुलिस ने उसके खिलाफ भी मामला दर्ज किया। शिखा, अशफाक और इमरान तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई और ये मामला अब अदालत में जाएगा। चूँकि ये अभी अगस्त का से 67 ईयर बैक, 67 साल पहले एक ऐसा ही हादसा हुआ। एक ऐसा हादसा, एक ऐसा रहस्य जिसको आज भी सुलझाया नहीं जा सका है। बात जुलाई 1954 की है। 1954 में, और ये कहानी जापान के टोक्यो की है, टोक्यो एयरपोर्ट की है। बल्कि जो टोक्यो का एयरपोर्ट है उसका नाम था हैनेडा। तो दोपहर करीब 12:30 बजे यूरोप से एक फ़्लाइट आती है टोक्यो के हैनेडा एयरपोर्ट पर। फ़्लाइट लैंड करती है, पैसेंजर एक एक कर उतरना शुरू होते हैं। पैसेंजर की सारी तलाशी ली जाती है, उनके डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, वीज़ा सब चेक किए जाते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल फ़्लाइट थी। तो एक एक कर सबकी जांच की गई। तभी उसी फ्लाइट में से एक शख्स ऐसा उतरा कि हैनेडा एयरपोर्ट के जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, वहाँ के ऑफिशियल हैं, इमिग्रेशन काउंटर पर एक शख्स का जब पासपोर्ट हाथ में लिया तो वो चौंक उठा। उसको बरसों से एयरपोर्ट पे उसकी ड्यूटी थी और वो डेली सैकड़ों मुसाफिरों को देखता था, उनके पासपोर्ट देखता था, वीज़ा देखता था। तो अपने काम में वो माहिर भी था, कोई नौसिखिया नहीं था। लेकिन उस पासपोर्ट को देख के वो उस दिन चौंक गया। उसने वैसा पासपोर्ट इससे पहले कभी नहीं देखा था। जब उसने पासपोर्ट को खोला और सब कुछ देखा तो वो और चौंका। उस पासपोर्ट पे जिस देश का नाम था, उस देश के बारे में उसने कभी सुना ही नहीं था। अब ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसके बारे में शायद हम आप भी, क्योंकि दुनिया में करीब 200 के आसपास, और यूएन से जो एफिलेटेड हैं वो 195 प्लस हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हमें 200 देशों के नाम पता हों, लेकिन कभी ना कभी कुछ ना कुछ पढ़ते लिखते हैं तो कुछ पता चलता रहता है। तो उसका जब पासपोर्ट देखा तो उस पासपोर्ट पे लिखा हुआ था टॉरेंट, TORED। तो उस अफसर इमिग्रेशन काउंटर पे वो चौंका और उसने पासपोर्ट देखने के बाद कि ये कौन सा देश है, इससे पहले कभी उसने देखा नहीं। फिर भी लगा कि उसकी शायद जानकारी कम हो। उसने वर्ल्ड मैप उठाया, जो इन लोगों के पास सारे कंट्री के नाम और सारी चीज़ें होती हैं वो देखना शुरू किया। अब पूरे वर्ल्ड मैप में टॉरेंट नाम का कोई देश ही नहीं मिला। वो बड़ा परेशान। फिर उसने पूछा उससे कि आप कहाँ से आए? तो उसने कहा टॉरेंट से आया। तो उसने कहा कि पर ये तो कहीं मैप में भी नहीं है ये देश। तो उसने कहा मुझे नहीं मालूम, पर मैं तो वहीं से आया और ये मेरा पासपोर्ट है, ये मेरा वीज़ा है। फिर उसने कहा कि मैं इससे पहले यूरोप के कई देशों से होकर आ रहा हूँ और आप मेरा पासपोर्ट चेक कर लीजिए। अब उस अधिकारी ने फिर से पासपोर्ट चेक किया और उसमें वाकई देखा, उसने यूरोप के कई देश के अलग अलग वीज़ा थे उस पर, और बाकायदा उसमें इमिग्रेशन आने और जाने की सारी मोहरें थी, और वो सारी रियल और ओरिजिनल थी। जो वीज़ा थी वो भी ओरिजिनल थी। लेकिन ये सारी चीज़ें देखने के बावजूद उस अधिकारी के मन में ये था कि आखिर उसने इस देश का कभी इससे पहले नाम सुना है कि क्यों नहीं सुना। उसे उस पर फिर भी शक होता है। उसके बाद वो उससे पूछता है कि अच्छा आप जापान आने का अपना मकसद बताइए। तो वो शख्स कहता है कि मुझे जापान में एक बिज़नेस के सिलसिले में आया हूँ और इस कंपनी के कुछ लोगों से मेरी मुलाकात है। कंपनी का नाम बताता है और फिर उस होटल का नाम बताता है जहाँ उसने ऑलरेडी पहले से उसने कहा कि मेरी बुकिंग है, मुझे वहाँ जाकर अभी चेक इन करना है। जब ये सारी जानकारी दे दी लेकिन फिर भी वो अफसर कन्विंस नहीं हुआ, तो उसने अपने सीनियर अफसरों को इसकी खबर दी और बोला कि एक शख्स आया, उसका पासपोर्ट ये है, लेकिन वो देश कहीं मुझे दिखाई नहीं दे रहा दुनिया के नक्शे पर, और अजीब लग रहा है। सुरक्षा अधिकारियों ने कहा कि उसको अलग से लेकर आओ। अब उसको अलग ले जाया गया, उसकी पूरी तलाशी ली गई, उसके सारे सामान की तलाशी ली गई, उसके पासपोर्ट और वीज़ा को देखा गया और इत्तेफाक से वो वीज़ा भी जो है वो ओरिजिनल निकला। लेकिन मामला आगे रुक रहा है पासपोर्ट पर, क्योंकि उस पर टॉरेंट लिखा हुआ है और
अब टॉरेड एक या तो काल्पनिक देश है या इस दुनिया में है ही नहीं, तो क्या करें। तो उससे फिर पूछा गया कि ये बताओ कि ये देश तुम्हारा जानते हो। उसने बोला हाँ। तो अब उसके सामने उन अफसरों ने वर्ल्ड मैप रखा और बोला कि ये है दुनिया के नक्शा, दुनिया के तमाम देश इस नक्शे में हैं, तुम ये बताओ तुम्हारा देश इस नक्शे में कहाँ पर है। उसने यूँ नक्शा देखा और थोड़ी देर में, ज़्यादा वक्त भी नहीं लिया, और सीधे उसने उंगली रख दी। जहाँ पे उसने उंगली रखी वहाँ पे उस देश का नाम लिखा था अंडोरा, ANDORA। तो जब उसने दिखाया तो फिर उन अफसरों ने कहा कि ये तो अंडोरा है, टॉरेड तो है नहीं। तो वो देख के चौंकता और कहता है कि ये तो टॉरेड है, अंडोरा कब हो गया, और अंडोरा ये कौन सा नाम है। मैं टॉरेड बता रहा हूँ, मैं उसी देश का हूँ। अब उसकी बातचीत, उससे जितनी पूछताछ हुई, उसके कागजात, उसके वीज़ा, उसके पासपोर्ट के देखकर जापानी अथॉरिटी ये मान रहे हैं कि ये जो भी कह रहा है सच कह रहा है। लेकिन सवाल ये है कि उस सच पे यकीन कैसे करें, क्योंकि जिस देश का ये पासपोर्ट लेकर आया वो देश असल में कोई अस्तित्व में है ही नहीं दुनिया में, और ये काल्पनिक देश है। तो ये शख्स कौन है। फिर उन्हें लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा शातिर है, अपराधी है और माहिर है फॉर्जरी करने में, बाकी सारी चीज़ों में। फिर उन्होंने कहा अब ये बात ऊपर तक अपने और सीनियर अफसरों तक पहुंचा जाएगी, लेकिन तब तक क्या करूं। तो तब तक ये कहा गया कि इसके ऊपर डाउट था, इसको वहीं एयरपोर्ट के करीब, एयरपोर्ट अथॉरिटी के एक होटल में ले जाया गया और कहा गया कि जब तक आपका क्लियरेंस ना हो जाए, आपके देश की सच्चाई सामने ना आ जाए, तब तक आप इसी होटल के अंदर रहेंगे और आप यहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे। और वहाँ पे कुछ सुरक्षा अधिकारियों को तैनात कर दिया गया। इस दौरान में अथॉरिटी ने अब एक और जांच की। उन्होंने कहा कि इसने बताया कि मैं जापान एक व्यापार के सिलसिले में आया, बिज़नेस के सिलसिले में आया, एक कंपनी के साथ मुलाकात है और फलाने होटल में मेरा चेक इन है, बुकिंग है। तो वहाँ जांच की गई। उस कंपनी के साथ जब कांटेक्ट किया गया और बताया गया कि ये शख्स है और ये नाम बताया कंपनी के, इस अफसर से मिलना है, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इस शख्स को तो जानते ही नहीं, हमारी कोई इसके साथ अपॉइंटमेंट नहीं है, हमारी कोई मुलाकात नहीं, हमारी कोई बिज़नेस डीलिंग नहीं है। इसके बाद जाँच उस होटल तक जाती है जहाँ पर उसने कहा था मेरा चेक इन है। वहाँ पे पूछताछ होती है तो पता चलता है कि नहीं, इसकी कोई चेकिंग नहीं, इसकी कोई बुकिंग नहीं है। अब उन्हें और डाउट होता है, उन्हें लगता है ये झूठ बोल रहा है और ये कुछ मामला गड़बड़ है। तो उसे ले जाकर एक होटल में रख दिया जाता है। तब तक शाम हो चुकी थी, ये सारी पूछताछ के कवायद में अब रात हो गई। उसको खाना भी होटल में सर्व किया जाता है और होटल की चारों तरफ, जिस होटल के कमरे में रखा गया था वहाँ से उसके निकलने का कोई रास्ता नहीं था और बाहर दरवाजे पे सुरक्षा गार्ड बिठा दिया गया। अब ये हुआ कि अगले दिन इसका फैसला किया जाएगा। अगले दिन सुबह होती, सुरक्षा गार्ड दरवाज़ा खोलता है, नॉक करता है। दरवाज़ा खुला हुआ था, अंदर जाता है, कमरे से वो शख्स गायब। पूरे कमरे को ढूंढ मारता है, वो मिलता नहीं और कहीं से भागने का रास्ता नहीं था। कमरे से उसका जो कपड़े वपड़े पहनने के सामान उसको एक ब्रीफकेस में रखा था, जो उसको इजाज़त दी गई थी अपने साथ रखने की, वो सारी चीज़ें गायब और वो खुद गायब। अब वो हैरान फ़ौरन अपने अफसरों को खबर देता है। उधर एयरपोर्ट अथॉरिटी पर के पास जब ये खबर पहुंचती है तो वो हैरान हो जाते हैं। फिर उसके सामान की वो तलाशी दोबारा लेने का फ़ैसला करते हैं, जो उन्होंने ज़ब्त किया था, उसका पासपोर्ट, वीज़ा और बाकी चीज़ें। जब वो लॉकर रूम में जाते हैं और उन चीज़ों को निकालने के लिए, तो हैरत अंगेज़ तौर पर वो सारी चीज़ें गायब। ना उसका पासपोर्ट वहाँ पे, जबकि वो कस्टडी में थी, लॉकर में रखा गया था, सुरक्षा घेरे के अंदर रखा गया था, उसके सारे दस्तावेज़ गायब। होटल से वो रहस्यमयी शख्स खुद गायब, एयरपोर्ट अथॉरिटी से उसके सारे पासपोर्ट, वीज़ा, ये सारी चीज़ें गायब। अब हर कोई हैरान कि एक शख्स कैसे पासपोर्ट पे आया, जो पासपोर्ट जिस देश का है वो देश इस दुनिया में नहीं है, और वो शख्स जो पासपोर्ट पे वीज़ा और यूरोप के दौरा करने की बात कर रहा है, वो सारे वीज़ा ओरिजिनल हैं। लेकिन वो अचानक रात को अपने कमरे से रहस्यमयी तरीके से भरी सुरक्षा घेरे को तोड़कर गायब। उसका सामान जो उससे भी ज़्यादा महफूज जगह पर रखा गया था, वो सारी चीज़ें गायब। तो आखिर ये था क्या। इसको लेके जापान में बड़ी कहानियाँ आई, बहुत सारी स्टोरीज छपी। कुछ लोगों ने कहा कि ये एक रहस्यमयी शख्स था शायद, और इस दुनिया का था ही नहीं, और आया और गायब हो गया। कुछ लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि ये टाइम मशीन का चक्कर है, और टाइम मशीन के ज़रिए वो गलती से यहाँ आ गया, फिर उसे लगा कि अब उसका पोल खुल जाएगा, सारी चीज़ें खुल जाएंगी, तो वो गायब हो गया। लेकिन जितनी कहानियाँ थी चलती रही, जांच भी हुई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। उस शख्स के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। उसके पर बहुत सारी चीज़ें लिखी गई और एक ख़ास तौर पर किताब भी लिखी गई, जिस किताब का नाम है डायरेक्टरी ऑफ
पॉसिबिलिटीज़, डायरेक्टरी ऑफ पॉसिबिलिटीज़ में इस शख्स के बारे में कि ये क्या क्या हो सकता है, कहाँ से आ सकता है, किसी दूसरे गिरह से आया, टाइम मशीन की वजह से आया, रहस्यमयी शख्स था, या इसकी असलियत क्या है, टॉरेंट नाम के देश का ही पासपोर्ट क्यों था, वो पासपोर्ट कैसे बना, उन सारी चीज़ों के बारे में सारे ऑप्शन इस किताब में लिखे गए। लेकिन कुल मिलाकर कहानी ये है कि आज 67 ईयर्स बीत चुके हैं, 67 साल हो चुके हैं। जुलाई 1954 में टोक्यो के हेनेडा एयरपोर्ट पर लैंड किया हुआ ये शख्स, इसकी सच्चाई क्या थी, इसके पासपोर्ट की सच्चाई क्या थी, इसके देश की सच्चाई क्या थी, ये आज भी एक राज है और रहस्य है। तो अगर आप में से और बहुत सारे लोग इसकी डिटेल जानना चाहते हैं तो केसेस ऐसे हुए जब मीडिया में बड़ी सुर्खियाँ बनी पुनर्जन्म को लेकर, रीबर्थ को लेकर। मुझे याद है यूपी का एक किस्सा था, दिल्ली का था, एक एमपी का था, जिसमें कई दिनों तक हुआ कि कोई बच्चा पैदा हुआ या बच्ची थी और अचानक वो अपने पुनर्जन्म के किस्से बताने लगती, अपने माँ बाप के बारे में, अपने रिश्तेदारों के बारे में, घर के बारे में, कपड़ों गहने के बारे में। तो इनको लेके बहुत सारी बातें हुई और ऐसी कुछ खबरें मैंने भी कवर की। लेकिन फिर धीरे धीरे वक्त गुजरा। जैसे एक तो क्राइम में ही था कि एक बच्चे ने बताया कि मेरा किस तरीके से कत्ल हुआ था और कातिल कौन है। हालांकि कोर्ट में फिर बाद में वो साबित नहीं हो पाया। तो पुनर्जन्म की कहानियां भरी पड़ी हैं अपने देश में, लेकिन ऐसी कोई पुनर्जन्म की कहानी कभी आपने सुनी है जो सच के सबसे ज्यादा करीब हो? यहां तक की बात चलिए थोड़ा किनारे रखते हैं। एक ऐसी पुनर्जन्म की कहानी जिसकी मतलब पड़ताल के लिए खुद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को आगे आना पड़ा, और ऐसी कहानी जिसमें महात्मा गांधी ने उस वक्त एक कमेटी बनाई 15 लोगों की, 15 नामचीन लोगों की, जिनमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लॉयर, मीडिया के लोग, डॉक्टर, और इन सारे लोगों को कमेटी बनाकर ये कहा गया, गांधी जी ने कहा कि आप पता कीजिए कि इस पुनर्जन्म की कहानी में सच्चाई कितनी है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में पुनर्जन्म की अगर कोई कहानी सबसे सच के करीब है तो वो ये कहानी है जिसे आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। सुनने के बाद आप खुद अंदाजा लगाइएगा कि पुनर्जन्म की ये कहानी सच्चाई के कितने करीब है। कहानी शुरू होती है 8 जनवरी 1902, 8 जैन 1902, 1902, मथुरा के एक गांव में चतुर्भुज नाम के एक शख्स के घर एक बच्ची का जन्म होता है। उसका नाम रखा जाता है लुगदी। माँ बाप ठीक ठाक थे, बच्ची की परवरिश होती है, और 1902 की बात है, उस वक्त शादियां बड़ी जल्दी हो जाया करती थी। तो 1902 में लुगदी का जन्म होता है और करीब 10 साल बाद ही, जब उसकी उम्र सिर्फ 10 साल थी, यानी कि 1912 में लुगदी की शादी मथुरा में रहने वाले ही एक कपड़ा के कारोबारी के साथ कर दी जाती है, जिनका नाम था केदारनाथ चौबे। सिर्फ 10 साल की उम्र में लुगदी की शादी हो गई। केदारनाथ चौबे की ये दूसरी शादी थी। उनकी पहली पत्नी का देहांत हो गया, उनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद घर वालों के कहने पे उन्होंने दूसरी शादी की, और दूसरी शादी लुगदी से की, जो 10 साल की उस वक्त एक बच्ची थी। बाद में फिर गौना होता है, विदाई होती है, लुगदी ससुराल आ जाती है मथुरा में, और मथुरा में रहने लगती है। वक्त बीतता है, धीरे धीरे लुगदी अब बड़ी होती जाती है। इसके बाद 1924 के आसपास 1924 में लुगदी पहली बार प्रेग्नेंट होती है। अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन डिलीवरी के दौरान बच्चा मरा हुआ पैदा होता। वो बच्ची थी और इस तरीके से लुगदी की तबीयत खराब हुई, लेकिन वो ठीक हो गई, वापस घर आ जाती है। तो पहली बार गर्भवती हुई, प्रेग्नेंट हुई, लेकिन बच्चा मुर्दा पैदा हुआ। वक्त बीतता है। इसके बाद सितंबर 25, 25 सितंबर 1925 को लुगदी दूसरे बच्चे को जन्म देती है। इस बार बच्चा ठीक ठाक था और घर वाले परेशान थे। पहला बच्चा चूंकि मुर्दा पैदा हुआ तो डरे हुए थे, इसलिए इस बार उसे मथुरा की जगह आगरा ले जाते हैं और वहां के सरकारी हॉस्पिटल में लुगदी की डिलीवरी कराई जाती है। तो 25 सितंबर 1925 को, उस वक्त लुगदी की उम्र करीब 23 साल थी, क्योंकि 1902 में पैदा हुई थी और 1925 में उसने बेटे को एक जन्म दिया।
बेटा ठीक ठाक था, लेकिन डिलीवरी के बाद लुगदी की तबीयत बिगड़ गई। करीब 9 दिन तक वो हॉस्पिटल में रही और बच्चे के जन्म के 9 दिन बाद 4 अक्टूबर 1925 को सुबह 10 बजे आगरा के हॉस्पिटल में लुगदी की मौत हो जाती है। सिर्फ 23 साल की उम्र में लुगदी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। केदारनाथ चौबे की यह दूसरी पत्नी थी जिसका देहांत हो गया। बच्चे को अब पाला पोसा जाता है, नवनीत लाल उसका नाम रखा जाता है। इस दौरान में लुगदी ने अपने बेटे को सिर्फ एक बार देखा था, जन्म के बाद। उसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई तो उसे अलग रखा गया, बच्चे को अलग रखा गया, तो वो देख नहीं पाई। सिर्फ एक बार मिली थी अपने बेटे से। तो अक्टूबर 1925 में लुगदी की मौत हो जाती है। परिवार के ऊपर एक और गम टूटता है। केदारनाथ चौबे की दूसरी पत्नी का देहांत हो चुका है। वक्त बीतता है। पूरे 1 साल 10 महीने और 7 दिन, 1 ईयर 10 मंथ एंड 7 डेज के बाद 11 दिसंबर 1926, 11 दिसंबर 1926 को दिल्ली के एक इलाके में बाबूरंग बहादुर माथुर नाम के एक शख्स के घर में एक बच्ची का जन्म होता है। लुगदी की मौत के 1 साल 10 महीने और 7 दिन बाद मथुरा से करीब 125 किलोमीटर दूर दिल्ली में बाबूरंग बहादुर माथुर के घर एक बच्ची का जन्म हुआ। इस बच्ची का नाम रखा गया शांति देवी। घर वाले खुश थे, शांति का जन्म हुआ था। धीरे धीरे वक्त बीतता है। शांति करीब 4 साल की हो जाती है, लेकिन वो 4 साल तक बेहद खामोश रहती है, कोई बात नहीं करती, बहुत कम बोलती है। बट जैसे ही वो 4 साल पूरा करती है, उसके बाद अचानक वो बोलना शुरू करती है और बेतहाशा बोलती है। लेकिन घर वाले तब चौंकते हैं जब वो देखते हैं कि जो शांति जो बातचीत कर रही है, उसकी जुबान, उसकी बोली, उसकी भाषा में मथुरा की बोली और भाषा की झलक है। अब बाबूरंग के घर का कोई सदस्य, कोई रिश्तेदार, कोई जानने वाला मथुरा में नहीं रहता, न वो लोग कभी मथुरा गए। अब उनके घर में एक बेटी है जिसकी उम्र सिर्फ 4 साल है और वो मथुरा की भाषा बोल रही है, मथुरा की बोली बोल रही है। तो उन्हें बड़ा अजीब लगा। फिर उन्हें लगा चलो हो सकता है कुछ बच्चों में ऐसा होता है। लेकिन यह कहानी यहां से शुरू हुई। अब इसके बाद जैसे जैसे शांति की उम्र बढ़ रही है, करीब वो 5-6 साल की हो गई, अचानक उसने घर में बोलना शुरू किया कि मेरी शादी हो चुकी है और मेरा ये घर नहीं है जहां पे आप लोगों ने मुझे रखा है। मेरा असली घर मथुरा में है। मथुरा में मेरी पूरी फैमिली है, मेरा एक पति है, मेरा एक बेटा है, मेरे सास ससुर हैं। घर वालों को लगा कि पता नहीं ये बच्ची क्या कैसे बोल रही, उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन वो जिद पकड़े रहती थी। वो उसे समझाते थे पर वो यही चीजें बोलती रहती। यहां तक कि अब वो जिद ये पकड़ने लगी कि मुझे मथुरा ले चलो, मेरे असली घर में ले चलो, मेरे पति के पास ले चलो, मेरे बच्चे के पास ले चलो। घर वाले जब उसकी ये डेली की चीज हो गई, उन्हें लगा कि ये भूल नहीं रही है, तो उसे समझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद उन्होंने बाकायदा साइकेट्रिस्ट को दिखाया, फिजिशियन को दिखाया और बोला कि ये बच्ची है जो अचानक मथुरा की जुबान बोलती है, मथुरा की भाषा बोलती है, कहती है मेरी शादी हो चुकी, मेरा एक पति है, मथुरा में मेरा घर है, हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। वो ये भी बताती है कि मेरा एक बेटा और उससे पहले एक और बच्चे को मैंने जन्म दिया था, लेकिन वो मुर्दा पैदा हुआ। तो जब फिजिशियन के उसको सामने ले जाया गया, उसके माँ बाप ले गए शांति को, तो फिजिशियन ने पूछा कि अच्छा बताओ तुम पहला कैसा बच्चे कैसा मुर्दा हुआ। उस वक्त उसने बताया जिस तरीके से कि वो बच्चा सर्जरी के जरिए पैदा हुआ और उम्र 6 साल की एक बच्ची सर्जरी और बच्चे की पैदाइश और जन्म को लेकर जो एक परिपक्व माँ बता सकती है, वो सारी चीजें धारा प्रवाह उसने डॉक्टर को बताना शुरू कर दिया कि वो इस तरीके से हॉस्पिटल गई, ऐसे ऐसे उसकी डिलीवरी हुई, ऐसे वो मुर्दा था, फिर मैं बीमार पड़ी, फिर मैंने दूसरे बेटे को ऐसे जन्म दिया, वो भी ऑपरेशन के जरिए पैदा हुआ। तो सर्जरी, ऑपरेशन और डिलीवरी की जो बारीक से बारीक जानकारी थी, वो 6 साल की शांति उस डॉक्टर, उस फिजिशियन के सामने बैठकर कह रही थी और डॉक्टर खुद हैरान हो गई। उसे भी समझ में नहीं आया ये है क्या। घर वाले ले आए, उन्होंने एवं झाड़ फूक सब कुछ कराया उस दौर में, बट शांति ने जिद नहीं छोड़ी कि ये उसका घर नहीं है, मथुरा घर है। इसी दौरान में वक्त बीतता रहा, घर वाले परेशान थे और यहां तक कि वो घर के बारे में सब कुछ कि मेरा घर वहां पे एक द्वारकाधीश टेम्पल है, उसके सामने है, घर में मेरे एक कुआं है, मैंने कुछ पैसे अपने कमरे में छुपा रखे हैं।
और फिर उसने बोलना शुरू किया कि जो मेरा पति है, मेरा पति बहुत गोरा है, उसके बाएं गाल पे एक मस्सा है बड़ा सा, और वो रीडिंग ग्लास यानी पढ़ने वाले चश्मा लगाता है, पहनता है। अब वो अपने पति के हुलिया और सब कुछ बता रही है, लेकिन उसने कभी ये नहीं बताया कि मेरे पति का नाम क्या है। उससे घर वालों ने पूछा, जब भी नाम पूछते वो तो वो शर्मा जाती, लेकिन नाम नहीं बताती। अब याद रखिए, उस दौर में हमारे देश में पत्नियां अक्सर पति का नाम नहीं लिया करती थी। तो शायद एक ये चीज भी थी, क्योंकि लुगदी की जब शादी हुई थी तब भी उसने कभी अपनी पति का नाम नहीं लिया था। तो यहां दिल्ली में उसके घर वाले उससे पूछते, कहते चलो हम मान लेते हैं तुम शादीशुदा हो, तुम्हारा परिवार है, पर अपने पति का नाम तो बताओ। तुम हुलिया बताती हो, चश्मा पहनता है, गोरा है, बाएं गाल पे मस्सा है, तुम्हारा एक बेटा है। तो कहती नाम नहीं बताऊंगी, और वो शर्मा जाती, कहती मैं नाम ले ही नहीं सकती। घर वाले परेशान होने शुरू हो गए। इसी दौरान में एक बाबू बिशन चंद, जो कि शांति के पिता के दूर के रिश्तेदार थे, उन तक ये बात पहुंची। वो दिल्ली में ही दरियागंज में रामजस स्कूल है एक बड़ा मशहूर, तो दरियागंज के उस रामजस स्कूल में वो पढ़ाते थे, टीचर थे। तो शांति के जो पिता हैं बाबूरंग बहादुर माथुर, वो बड़े परेशान, वो उन्होंने इनसे जिक्र किया बाबू बिशन चंद से कि ऐसे ऐसे मेरी बेटी जो शांति है, वो लगातार 4 साल से लेकर अब तक 2-3 साल बीत गए, वो जिद नहीं छोड़ रही है, मथुरा जाने की जिद करती है और ये पूछती है। अच्छा, इस दौरान ये हुआ कि एक बार, वो बहुत बार जब उसने रिक्वेस्ट किया, घर वालों ने उसको नहीं जाने दिया। एक बार वो घर से भाग गई। घर वाले बड़े परेशान, उन्हें लगा मथुरा भागी है, तो उसे ढूंढते रहे, लेकिन खैर वो दिल्ली में ही मिल गई। लेकिन भागी थी मथुरा जाने के लिए अकेली, एक 6 साल की बच्ची, लेकिन उसे पकड़ कर ले आया। और उसके बाद ही घर वाले ज्यादा परेशान हो गए कि पता नहीं आगे क्या होगा। और इसी सिलसिले में बाबू बिशन चंद से उन्होंने संपर्क किया और कहा कि ऐसे ऐसे ये बातें कर रही है। अच्छा, इस दौरान में जब स्कूल में उसका एडमिशन कराया गया, तो बच्चों के साथ भी मथुरा की भाषा में ही बात करती थी। वो भी हंसते थे कि ये दिल्ली में है, पता नहीं क्या जुबान बोल रही है। तो बाबू बिशन चंद ने कहा ठीक है मैं बात करता हूं। उन्होंने शांति को अकेले में बुलाया और बात की, और उसको एक लालच दिया। उन्होंने कहा चलो ठीक है, तुमको मथुरा जाना है, अपने पति के पास जाना है, तुम अपने पति का नाम बता दो, मैं वादा करता हूं तुमको मथुरा तुम्हारे पति के घर ले चलूंगा। शांति उनकी बातों में आ जाती है। उसे लगता है कि चलो कोई तो है जो मुझे मेरे पति तक पहुंचाएगा। उसके बाद वो अपने पति का पहली बार मुंह से नाम लेती है और बाबू चंद को नाम बताती है। कहती है कि मेरे पति का नाम केदारनाथ चौबे है, और मुझे मथुरा में सब चौबाइन कहकर बुलाया करते थे। बाबू चंद को नाम पता चला। उसने ये भी बताया था द्वारकाधीश टेम्पल के ठीक सामने दुकान है और वहीं पे घर है, तो सारा लोकेशन बताया। तो जब नाम वाम पता चला, तो बाबू बिशन चंद ने एक लेटर लिखा। अच्छा, उस जमाने में मोहल्ले में नाम हो और आपका घर हो जहां पे, तो आसानी से डाकिया डाक पहुंचा देता था, मुश्किल नहीं होती थी। तो उन्होंने एक लेटर लिखा, केदारनाथ चौबे, द्वारकाधीश मंदिर के सामने दुकान ये, और वो लेटर पोस्ट कर दिया। और उस लेटर में उन्होंने लिखा कि एक ऐसे ऐसे बच्ची है शांति, जो अपने पुनर्जन्म की बातें बता रही है, और वो कहती है कि आप उसके पति हैं, और उसने ये चीजें बताई हैं कि घर में एक कुआं है, द्वारकाधीश मंदिर के ठीक सामने दुकान है, कपड़े का दुकान है, घर है, आपका एक भाई है, उसका एक बेटा है, एक बच्ची पैदा हुई थी, वो मुर्दा पैदा हुई थी। तो ये कितना सच है। ये लेटर पोस्ट कर दिया। लेटर मिलता है केदारनाथ चौबे को मथुरा में। वो लेटर खोलते हैं, पढ़ते हैं और हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इस लेटर में जो कुछ लिखा था शांति देवी के हवाले से, वो पूरा का पूरा सच था। इधर हालात ये बदल गए थे कि लुगदी की मौत के बाद केदारनाथ चौबे ने तीसरी शादी कर ली थी। पहली बीवी तो मर चुकी थी, तभी उन्होंने लुगदी से की। लुगदी की भी मौत हो गई, तो उन्होंने तीसरी शादी की। तीसरी शादी करने के बाद अब ये लेटर उन्हें मिलता है। पढ़ने के बाद उन्हें लगता है कि ये जो भी है, ये बहुत सारी वो चीजें हैं जो किसी को मालूम नहीं, लेकिन शांति देवी बता रही है, तो क्या करूं। इस लेटर को पढ़ने के बाद केदारनाथ चौबे ये फैसला करते हैं कि वो खुद तो नहीं जाएंगे, लेकिन अपने कजन को भेजेंगे, एक चाचा के बेटे को, कि जाकर वो मिले शांति से दिल्ली में और पता करे कि वाकई सच्चाई है क्या। तो उनका जो कजन थे पंडित कांजीलाल, पंडित कांजीलाल मथुरा से दिल्ली आते हैं। दिल्ली आने के बाद वो मिलते हैं बाबू बिशन चंद से। बाबू बिशन चंद उनको लेकर शांति के घर पहुंचते हैं।
शांति देवी के घर पहुंचने के बाद कांजीलाल को यह कहकर मिलाया जाता है कि ये केदारनाथ चौबे तुम्हारे पति शांति, और उस वक्त शांति की उम्र थी करीब 7 साल। तो केदारनाथ ने अपने कजिन को दिल्ली भेजा। उस कजिन को लेकर घर वाले शांति के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि ये लो, ये हैं केदारनाथ चौबे जिनको तुम अपना पति बताती हो। शांति देवी देखती है कांजीलाल की तरफ, मुस्कुराती है और शर्माती है। तो पूछते हैं घर वाले कि तुम शर्मा क्यों रहे हो? तो कहती है कि ये मेरे पति नहीं है, ये मेरे पति के भाई है। ये सुनते ही पूरे घर वाले मतलब चौंक उठते हैं। उसके बाद ये तय हो जाता है कि वाकई ये सही कह रही है। कांजीलाल कहती है, जो बताते हैं कि मैं तो वाकई कजन हूं, लेकिन शांति देवी को कैसे पता? अब यहां से कहानी घूमनी शुरू होती है। कांजीलाल फिर बैठ के बहुत देर तक शांति से बात करते हैं और शांति सारी चीजें बताती है। उस वक्त की कजन थी जो कि मिली थी लुगदी के तौर पर। तो हर वो चीज, चाहे वो घर के सामान हो, घर के कपड़े हो, गहने हो, क्या पहनती थी, क्या खाते थे, क्या पसंद था, दुकान कहाँ थी, कब कहाँ गई, वो धार्मिक थी, उसने कई तीर्थ स्थान पे भी गई थी, उन सारी चीजों के बारे में शांति देवी कांजीलाल को बता देती है। कांजीलाल बिल्कुल ही एक तरह से पागल होता है कि ये वाकई वो चीजें हैं जो लुगदी को पता थी। वो वहां से वापस भागते हैं मथुरा, और मथुरा जाने के बाद केदारनाथ चौबे से कहते हैं कि मैं जिस बच्ची से मिल के आया हूं और उसने जो कुछ बताया है सचमुच वो पुनर्जन्म है और वो लुगदी ही है। ये सुनने के बाद अब केदारनाथ चौबे के मन में भी एक अजीब सी हलचल उठती है कि वो चल के उससे मिले। आखिर कौन है जो सब कुछ जानती है और जो दावा कर रही है कि वो उनके पिछले जन्म की पत्नी है। इसी के बाद 12 नवंबर 1935, 12 नवंबर 1935 को केदारनाथ चौबे अपने बेटे नवनीत लाल और अपनी मां तीनों को लेकर दिल्ली पहुंचते हैं मथुरा से। मथुरा आने के बाद ये लोग शांति देवी के घर पहुंचते हैं। शांति देवी के घर पहुंचने के बाद अब इन्हें मिलाया जाता है और इस बार फिर झूठ बोला जाता है शांति से। केदारनाथ चौबे सामने खड़े हैं और शांति से कहा जाता है कि ये तुम्हारे पति के बड़े भाई हैं। इस बार शांति देवी पूरी तरह से शर्मा जाती है। शर्माने के बाद नजरें नीची कर वो कहती है अपने माँ बाप से कि नहीं, यही मेरे पति हैं, यही केदारनाथ चौबे हैं और मैं इनकी चौबाइन हूं और ये मेरा बेटा है। अब सारे लोग फिर सिहर उठते हैं। तब केदारनाथ चौबे पूछते हैं कि ये बताओ, जब तुम्हारा बेटा पैदा हुआ था तब मुश्किल से तुमने एक बार देखा, उसने जब जन्म ही लिया था, और अभी जब ये मिलने के लिए आया तब उसकी उम्र करीब 10 साल हो गई थी, तो तुमने कैसे पहचाना कि ये तुम्हारा बेटा है? उसने कहा, मां हूं, जन्म दिया है। 7 साल की एक बच्ची कह रही है, मुझे देखते ही एहसास हो गया था कि ये मेरा बेटा है। और कमाल ये देखिए कि 1935 में जब नवनीत लाल 10 साल का था, जब ये मिला शांति देवी से और शांति देवी का जो अपना बेटा बता रही है, तब खुद शांति देवी की उम्र 9 साल थी। 9 साल की उम्र में पहली बार केदारनाथ चौबे उसके सामने खड़ा और उसने कहा ये मेरे पति हैं, और नवनीत लाल जिसकी उम्र 10 साल है वो बता रही है कि ये मेरा बेटा है। इसके बाद बहुत सारी बातें होती हैं। चूंकि केदारनाथ अपनी मां के साथ आए थे, जो शांति देवी के हिसाब से उनकी सास है, तो उसके बाद उनके घर वाले कहते हैं कि चलिए आप लोग को खाना बनाते हैं, खाना खाइए। तो शांति देवी कहती है कि खाना आज क्या बनेगा? कहती है मेरी सास और मेरे पति को क्या पसंद है, और वो चीजें बताती है, आलू के पराठे, इसके अलावा घिया की सब्जी, वो जो सब्जी और रोटी और ये सारी चीजें बताती है, वो सारे फिर चौंक उठते हैं, क्योंकि केदारनाथ चौबे और उनकी मां को वही चीजें पसंद थी जो शांति देवी बनाने के लिए कह रही थी। इसके बाद इतना ही नहीं, वो अपनी मां से कहती कि मेरे पास जितने खिलौने मेरे रखे हुए सब उठा कर ले आओ, मुझे अपने बेटे को देने हैं। फिर वो खिलौने मंगाती है। इसके बाद ये लोग खाना वाना खाते हैं। अब रात को जाने का वक्त आता है। केदारनाथ चौबे घर वालों से इजाजत लेकर कहते हैं कि शांति देवी से कुछ अकेले में बात करनी है। वो उसे अलग से ले जाते हैं। फिर उससे वो अपने संबंधों के बारे में बातचीत करते हैं, एक पति पत्नी के तौर पर। शांति देवी हर उस संबंध के बारे में जानकारी देती है जो शायद उन दोनों के अलावा
तीसरे किसी को नहीं मालूम था। और इसी बातचीत के दौरान शांति देवी पहली बार नाराज होती है, एक 9 साल की बच्ची, और कहती है कि आपने मुझसे वादा किया था 1925 में मेरे मरने से पहले कि मेरी मौत के बाद आप तीसरी शादी नहीं करेंगे। आपने किया था कि नहीं? उसने कहा हाँ किया था। तो बोला फिर आपने वादा क्यों तोड़ा, आपने तीसरी शादी क्यों की? तब केदारनाथ चौबे अपनी पत्नी को भी लेकर आए थे शांति देवी से मिलने, और उसने इशारा करके कहा कि फिर आपने इनसे शादी क्यों की? इसके अलावा आपने कुछ और वादे किए थे, आपने वो भी पूरा नहीं किया। ये सारी बातें होने के बाद केदारनाथ बाहर आते हैं, शांति देवी के माँ बाप को बताते हैं कि ये वो बातें हैं जो सिर्फ मैं और लुगदी के बीच की थी, शांति देवी तक कैसे पहुंची मुझे नहीं मालूम। लेकिन इनसे मुलाकात के बाद शांति देवी नाराज थी अपने पति से, क्योंकि उन्होंने तीसरी शादी की थी। इसके बाद अब रात को विदाई का वक्त था, इन लोगों को वापस मथुरा जाना था। शांति देवी रो पड़ी, घर से जिद करने लगी घर वालों से कि मुझे अपने पति और अपने बेटे के साथ मथुरा जाना है। बड़ी मुश्किल से घर वालों ने रोका, समझाया। इसके बाद केदारनाथ अपनी पत्नी, माँ और बेटे को लेकर वापस मथुरा चले गए। इनके जाने के बाद पहली बार ये कहानी मथुरा के एक न्यूज़पेपर में छपती और फिर दिल्ली में छपती और फिर धीरे धीरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया में पुनर्जन्म की ये कहानी एक कहानी के तौर पर लोगों के सामने रखी जाती है। और ये वो सारी चीजें थी, जो सारे फैक्ट जो शांति देवी बता रही थी वो सब सही हो रहा था। ये मीडिया में इस कदर ये कहानी छपती है कि उस वक्त महात्मा गांधी जी के कानों तक भी शांति देवी की कहानी आती है। इसके बाद वो शांति देवी को अपने आश्रम में बुलाते हैं और उससे बातचीत करते हैं, उसके से पूरी कहानी सुनते हैं, पूछते हैं, और वो सारी चीजें जो उसने बताई गांधी जी खुद सुनते हैं। अब वहां पे कई बात ये थी कि नहीं ये पुनर्जन्म नहीं हो सकता है, कुछ और चीजें हो सकती हैं। गांधी जी फिर कहते हैं, एक फैसला लेते हैं कि शांति देवी और लुगदी एक ही है, ये पुनर्जन्म है कि नहीं है, इसकी जांच कराई जानी चाहिए। और इसके बाद गांधी जी के कहने पर 15 लोगों की एक टीम बनाई जाती है, जिसमें उस वक्त के देश के कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वकील, डॉक्टर, जर्नलिस्ट, कुछ मैगजीन के एडिटर्स, ये सारे लोग शामिल होते हैं। गांधी जी का कहना यह था कि इस बच्ची का सच पता करो कि कितनी सच है। इसी के बाद ये पूरी टीम 24 नवंबर 1935, 24 नवंबर 1935 को फैसला करती है कि ये शांति देवी को अपने साथ लेकर मथुरा जाएगी और जो जो शांति देवी ने अब तक बताया उसकी पुष्टि करेगी। 24 नवंबर 1935 को गांधी जी की बनाई 15 सदस्यीय टीम शांति देवी को अपने साथ दिल्ली से ट्रेन में बिठाकर मथुरा के लिए निकलती है। इत्तेफाक से ट्रेन लेट थी, ये लेट पहुंचती है और रास्ते में शांति देवी एक ही बात कर रही थी कि अब हम लोग बहुत लेट पहुंचेंगे, मंदिर का पट बंद हो जाएगा, मंदिर का पट बंद हो जाएगा। अच्छा, ये वो चीज थी जो मथुरा की लोकल भाषा में बोली जाती थी, मतलब गेट बंद हो जाएगा, दरवाजा बंद हो जाएगा। कमेटी के लोग भी हैरान परेशान। फिर उन्होंने पूछा उससे रास्ते में ही कि अच्छा एक बात बताओ, हम तुम्हें स्टेशन से उतार कर अगर घर जाना हो तो तुम्हें घर का रास्ता याद है? शांति देवी ने कहा स्टेशन से है तो दूर लेकिन मुझे याद है। उन्होंने कहा ठीक है। ट्रेन मथुरा के स्टेशन पे रुकती है, 15 सदस्यीय टीम शांति देवी के साथ उतरती है। ट्रेन पे काफी स्टेशन पे भीड़ थी। इसी दौरान उस भीड़ में एक शख्स खड़ा था। इसी बीच में इधर कमेटी के लोग पूछते हैं कि तो क्या मथुरा आ गए तो तुम तो बहुत सारे लोगों को जानती होगी, तो इनमें से किसी को पहचानती हो? वो बोल रहे थे, तभी उस भीड़ में एक शख्स की तरफ शांति देवी आगे बढ़ती है, जबकि वो अभी बच्ची है, और करीब जाकर सीधे पैर छूती है। अब सारे कमेटी के लोग हैरान कि ये क्या है। तो पूछा कौन है, तुम इन्हें जानती हो? बोली हाँ मैं जानती हूं, ये मेरे जेठ हैं, मेरे पति के बड़े भाई। अब जैसे ही ये बताया, कमेटी की टीम ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं, तो उसने बोला हाँ मैं केदारनाथ चौबे का भाई हूं। अब वो सारे लोग दंग। इसके बाद वो टीम बाहर आती है, एक तांगा करती है और तांगे वाले से कहती है कि ये जो बच्ची जिधर जिधर जिस रास्ते से कहेगी आपको ले जाना है, आप रास्ता नहीं बताओगे। अच्छा, उन्हें पता भी नहीं था कहां जाना है। अब कमेटी के कुछ लोग एक तांगे में बैठते हैं, कुछ पीछे के तांगे में, तांगा चल पड़ता है। पूरे रास्ते शांति देवी रास्ता बताती है और बताते बताते आखिरकार वो तांगा को जाकर जहां रुकवाती है वो वही द्वारकाधीश धाम टेम्पल था जिसके सामने उसका घर था। जब वो उतरती है तो पता चलता है कि केदारनाथ चौबे का घर यही है। शांति देवी पहली बार मथुरा पैदा होने के बाद आई थी,
लेकिन जिस रास्ते से लेकर आई थी वो रास्ता बिल्कुल सही था। अब इसके बाद वो घर में जाती है, सभी को पहचानती है जिनसे नहीं मिली। फिर लोग पूछते हैं कि यहाँ तुमने बताया था कि एक कुआं है घर के आंगन। उसने कहा, वो भागती है, देखती है, लेकिन कुआं दिखाई नहीं देता। तो कहती है यहाँ तो कुआं था। तब केदारनाथ चौबे सामने आता है और उसी आंगन से एक बड़ा सा पत्थर हटाता है। उस कुएं को पत्थर से ढक दिया गया था और उस पत्थर के नीचे सचमुच कुआं था। उसने बताया, मैं इसी कुएं के पानी से नहाया करती थी। फिर उससे पूछा गया कि अच्छा ये बताओ यहाँ वॉशरूम किधर है, शौचालय किधर है? उसने वो भी बताया। फिर उसने कहा, तुमने कुछ पैसे छुपाने की बात कही थी। उसने बोला, हाँ, कमेटी के लोगों को लेकर वो दूसरी मंजिल पर पहुंचती है अपने बेडरूम में, जहां वो रहती थी लुगदी के तौर पर, और वहां पे एक फ्लावर पॉट रखा हुआ था। फ्लावर पॉट हटाया। उसने कहा, मैंने इसी के नीचे पैसे छुपाए जमीन के अंदर। वहां पे वो जमीन थोड़ा उखड़ा हुआ था, हाथ डाला, गड्ढा तो मिला लेकिन पैसे नहीं मिले। पर उसने कहा कि कमेटी ने कहा यहाँ तो पैसे हैं नहीं। उसने कहा, लेकिन मैंने यही छुपाए। तो उसने बोला, कितने पैसे थे? उसने कहा, मैंने सारी जमा पूंजी करके 150 रुपए छुपाए थे, 150 रुपए का। बट उन्होंने कहा यहाँ पैसे नहीं है। केदारनाथ चौबे थोड़ी देर बाद बताता है कि लुगदी की मौत के बाद वो पैसे मैंने निकाले थे और 150 ही रुपए थे। अब फिर इन लोगों के चौंकने की बारी आती है। इसके बाद सारी चीजें हो गई, कमेटी की टीम उसको वापस ले आती है और वापस लाने के बाद कहती है कि इसने जो कुछ कहा वो सब सच था। दोबारा एक बार और एक कमेटी के लोग फिर से इसको लेकर जाते हैं और इस बार शांति देवी के अपने माँ बाप के घर ले जाते हैं। वो घर पहुंचती है, सामने उसकी मौसी बैठी हुई थी। पहली बार वो थोड़ी गलती करती है, मौसी को अपनी माँ बताती है, लेकिन जैसे ही गले लगती है फिर हट जाती है, कहती नहीं सॉरी, गलती हो गई। मतलब सॉरी तो नहीं, उसने बोला कि ये मेरी मासी है, मम्मी नहीं है, माँ नहीं है। माँ दूसरे कमरे में थी। माँ के पास जाती है, माँ को पहचान लेती है, पिता को पहचान लेती है, पूरे घर को पहचान लेती है। जितनी बातें उसे उस वक्त की याद थी वो सब बताती है, माँ बाप भी मानते हैं। फिर शांति देवी और अपने माँ बाप के मिलके बहुत गले मिलके रोती है और माँ बाप भी रोते हैं, क्योंकि उसने जो जो बातें बताई वो सिर्फ उन्हें मालूम थी। ये भी पूरा हो गया। इसके बाद फिर बहुत सारे रिसर्चर, बहुत सारे लोग शांति देवी के पास पहुंचते हैं, वो सबसे बात करती है। यहां तक कि यान स्टीवेंसन ने, एक कनाडा के बहुत बड़े शोधकर्ता पुनर्जन्म पर, वो आते हैं इंडिया और वो उसका इंटरव्यू करते हैं, पहले ऑडियो भी फिर वीडियो भी। पर कुल मिलाकर सारी चीजें होने के बावजूद केदारनाथ चौबे की दूसरी पत्नी लुगदी, जिसका पुनर्जन्म शांति देवी, जिसने बताया मेरे पति मेरा बेटा, और बेटे की उम्र उससे 1 साल बड़ी, ससुराल दोबारा नहीं जा पाई, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें थी, कानून थी, मान्यताएं थी और भी उम्र भी थी। तो वो दिल्ली में ही रही। बट पूरी दुनिया ने और हिंदुस्तान ने ये माना कि असल में शांति देवी ही लुगदी है, केदारनाथ चौबे की दूसरी पत्नी, और वो जो कुछ कह रही है वो सच कह रही है। तो वो दिल्ली में ही रही और 27 दिसंबर 1987, 27 दिसंबर 1987 को, जब शांति देवी की उम्र 61 साल थी, उनकी मौत हो गई दिल्ली में। पहली बार 23 साल की उम्र में मौत हुई, दूसरी बार 61 साल की उम्र में मौत हुई। लेकिन दूसरे जन्म की कहानी में खास बात यह रही कि 61 साल शांति देवी जिंदा रही, लेकिन इन 61 सालों में शांति देवी ने अपने दूसरे जन्म में शादी नहीं की, क्योंकि 4 साल की उम्र से ही उसने अपने पति और पति के नाम का रट्टा लगाया हुआ था कि एक मेरे पति है, एक मेरा बेटा है। यही वजह थी कि शांति देवी ने शादी नहीं की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं गोविंद। 15 फरवरी इसी साल यूपी की शहजादी को अब्बू धाबी के अलबातवा जेल में फांसी दी गई थी। किसी तरीके से भारत सरकार और बाकी कोशिशों से शहजादी बच जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि उल्टा यह हुआ कि 15 फरवरी को शहजादी को अलबातवा जेल में फांसी दी गई और उसकी पहली खबर 13 दिन बाद 18 फरवरी को भारत सरकार को मिलती है और 3 मार्च को जमाने के सामने शहजादी की मौत की कहानी आती है। चाहे हमारे एम्बेसी के इस पर गए या बाकी कोशिशों में, लेकिन क्या अब 5 महीने बाद फिर वही कहानी दोहराई जाएगी क्या? 5 महीने के बाद तब यूपी की शहजादी थी और इस वक्त केरल की निमिषा
क्या दूसरी महिला बन जाएंगी जिन्हें फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जाएगा। यमन के प्रेसिडेंट ने माफी देने से मना कर दिया था, जो आखिरी ऑप्शन था। अब उस ऑप्शन के बाद जो वहां के जेल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने मंडे को यानी कि 7 जून को एक ऑन ऑर्डर पास किया है। और वो ऑर्डर ये है कि 16 बल्कि जून में कह रहा हूं, जुलाई 16 जुलाई को यानी 5 रात के बाद 16 जुलाई की सुबह यमन की सना सेंट्रल जेल में केरल की निमिषा प्रिय को फांसी दे दी जाएगी। यह ऑफिशियल हो गया और इसकी वजह यह है कि पिछले काफी वक्त से निमिषा की मां भी यमन में है, अपनी बेटी की जान बचाने की आखिरी कोशिश कर रही हैं। इसके अलावा जो यमन में रहते हुए एक सोशल एक्टिविस्ट है मिस्टर सैमल लगातार कोशिश कर रहे हैं। और सैमल ने ही यह बात बताई कि जेलर ने इससे पहले, क्योंकि बीच में कई ऐसी अफवाहें अभी मरोड़ी कि अब निमिषा को फांसी दी जानी है, लेकिन अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कागजात उन्होंने देखे हैं। मौत का फरमान जारी हो चुका है, जो डेथ वारंट है उस पर सिग्नेचर हो चुका है और निमिषा की मौत की तारीख तय की गई है 16 जुलाई, यानी आज से ठीक 5 दिन बाद, आज ही का दिन वेडनेसडे बुधवार की सुबह। और यह फांसी दी जाएगी यमन की राजधानी सना में, और उसी सना में है सना सेंट्रल जेल। शहजादी पर एक बच्चे के कत्ल का इल्जाम था और निमिषा पर एक यमन सिटीजन तलक आबदो मेहदी के कत्ल का इल्जाम है। निमिषा केरल की रहने वाली पलक्कड़ एक जगह है, उसी केरल में रहने वाली एक मिडिल क्लास फैमिली से इसने नर्स की पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद घर वालों ने शादी कर दी। हस्बैंड टोनी थॉमस के साथ अपना छोटा मोटा कारोबार करने वाले शादी के बाद 2011 में नर्स की नौकरी के तौर पर निमिषा को एक ऑफर आया। यमन से उसे लगा कि बेहतर अपॉर्चुनिटी, तो निमिषा ने यमन जाने का फैसला किया। थॉमस उससे प्यार करता था। उसने कहा, चलो तुम्हारे करियर के लिए मैं भी वहां चलता हूं, मैं भी कुछ कर लूंगा। तब तक 2 बच्चे भी हो चुके थे, तो निमिषा अपने दोनों बच्चों और पति के साथ 2011 में यमन पहुंच जाती है। वहां जाकर जिस सरकारी अस्पताल से उसे नर्स की नौकरी का ऑफर मिला था, वहां वो ज्वाइन करती है। धीरे धीरे उसका काम ठीक चल रहा था। फिर इस बीच में वो कई नौकरी बदलती है, लेकिन जितनी उम्मीद थी कि शायद इतने पैसे कमाएंगे, उतने कमा नहीं पा रहे थे। और उधर थॉमस को लग रहा था कि निमिषा की तो ठीक है नौकरी, बट यमन में उसका अपना कोई कारोबार बहुत अच्छा काम नहीं कर पा रहा था। तो फिर हस्बैंड वाइफ ने मिलकर यह फैसला किया कि थॉमस फिलहाल कुछ दिनों के लिए इंडिया जाएगा और बाद में निमिषा भी वापस लौट आएगी। फिर यह लोग केरल में ही अपनी जिंदगी बसाएंगे। इस फैसले के बाद 2014 में थॉमस अपने दोनों बच्चों के साथ केरल लौट आया। अब निमिषा यमन में अकेले हैं और वो वहां जॉब कर रही है। इसी दौरान में निमिषा ने कहा कि नौकरी करके बहुत फायदा हो नहीं रहा और उसे नर्सिंग की बहुत जानकारी थी। उसे लगा कि अगर एक छोटा मोटा अपना कोई क्लिनिक यहाँ खोल ले तो शायद ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। जिस अस्पताल में वो काम करती थी, वहाँ एक यमन नागरिक हन्नान भी काम करता था और निमिषा के साथ उसकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। हन्नान से उसने बात की तो हन्नान ने कहा कि बिल्कुल यह अच्छा आइडिया है, मैं पैसे लगाने को तैयार हूँ। अब चूंकि हन्नान सिटीजन था यमन का, तो उसके लिए तो कोई इशू नहीं थी, लेकिन यहाँ यह था कि क्लिनिक 2 लोग मिलकर खोलेंगे तो दोनों का मालिकाना हाँ बराबर होगा। जैसे हन्नान का है तो सेम फिर निमिषा का भी होगा। लेकिन यमन का एक कानून आड़े आ रहा था निमिषा को मालिक बनाने में, और वो कानून यह था कि वहाँ कोई भी क्लिनिक, अस्पताल, शॉप, मॉल कुछ भी जो खोलेगा वो कोई यमन सिटीजन होना चाहिए। अगर यमन नागरिक नहीं है तो फिर नहीं खोलेगा, खुलेगा उसी के नाम पर। यह यूएई में भी यह कानून। तो यह मुश्किल आई निमिषा को क्या किया जाए, क्योंकि वह आधे पैसे वह भी लगा था जो भी उसने कमाया, पूरी जमा पूंजी। थॉमस ने भी कहा कि तुम्हारे लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है, करो, लेकिन कैसे करें यह कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी एक रास्ता निकला, हन्नान उसे दिया। आइडिया यह था कि तुम किसी एक कागज पर यमन नागरिक के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी दिखा दो कि तुम एक किसी यमनी की वाइफ पेपर पर सिर्फ हस्बैंड वाइफ न रहो। तो एक इत्तेफाक से वहाँ पर तलत मेहंदी नाम का यमन सिटीजन था, जो थॉमस का बहुत अच्छा दोस्त था, यानी निशा के हस्बैंड का। तो निमिषा के हस्बैंड ने उससे बात की। उसने कहा,
देखो ऐसे ऐसे क्लिनिक खोल बा, उसके लिए कानून के हिसाब से यमन के चाहिए कि यमन सिटीजन हो, तो अगर पेपर पर तुमको हम उसका हस्बैंड दिखा देते हैं तो यह काम इजी हो जाएगा। हालांकि था गलत, लेकिन ठीक तो तलत मेहदी तैयार तो हुआ, लेकिन एक शर्त पर उसने कहा कि मैं पैसे लूंगा और फिर जो भी इनकम होगा उसमें भी छोटा मोटा जो भी हिस्सा होगा मैं लूंगा। निमिषा और टोनी मान गए। उन्होंने कहा चलो अब मान गया। उसके बाद क्लिनिक खुला और चल पड़ा। अब जब चल पड़ा तो मेहदी को इधर पता चला कि क्लिनिक से काफी आमदनी हो रही है। अब उसके मन में लालच आया। उसने धीरे धीरे पैसे की डिमांड और बढ़ानी शुरू कर दी। ये सब चल ही रहा था कि इतने फिर हुआ ये कि तलत मेहदी जो सिर्फ कागज पर निमिषा का हस्बैंड था, अब उसे सचमुच हस्बैंड की तरह बर्ताव करने लगा। और निमिषा को यह बात बड़ी अजीब लगी, क्योंकि उसे यह था कि उसके हस्बैंड का दोस्त है तो वह हर जगह जाकर उसे बताता कि यह मेरी रियल वाइफ है। अब वो इस हस्बैंड होने का नाजायज फायदा भी उठाने की कोशिश करने लगा। निमिषा को यह बात अजीब लगी। उसने अपने हस्बैंड को बताया। हस्बैंड ने कहा मैं समझाता हूँ। यह सारी चीज चल रही थी तभी 2016 आ गया। अब तक लगभग 1.5 साल हो गए थे। फिर यह हुआ कि यमन में ट्रेवल पर भी बैन लग गया। भारत ने भी बैन लगा दिया कि कोई भी सिटीजन यमन न जाए, वहाँ खतरा है जाने में। तो पूरी दुनिया में एक तरह से यह था कि यमन के ट्रेवल पर बैंड बहुत सारे एयरलाइंस बंद। अब सिविल वॉर की वजह से निमिषा का भी काम धंधा इधर थोड़ा कम और वह परेशान हो गई थी। मेहदी से तो चाहती थी कि यमन छोड़ करके केरल पहुंच जाए, लेकिन दिक्कत यह थी कि उसका पासपोर्ट मेहंदी ने अपने पास रखा हुआ था। उसने कई बार उससे मांगा, गिड़गिड़ा कहने लगी तुम पैसे ले लो। मेहंदी ने पासपोर्ट देने से इनकार कर दिया और उधर वो लगातार अब उसको अपनी असली वाइफ समझकर उस पर हक भी जता रहा है। एक बार कुछ ऐसी उसने हरकत की। निमिषा को गुस्सा आया। उसने उसे पीटा। उसने पलट के कुछ हाथापाई की। निमिषा पुलिस स्टेशन पहुंच गए। जाकर उसने रिपोर्ट लिखा दी कि मेरा हस्बैंड नहीं और मेरे साथ इस तरीके से कर रहा है। पुलिस ने कंप्लेंट की औरतों के खिलाफ अगर कोई जुल्म हो तो यमन में सख्त कानून है और अपने ही नागरिक तल्लत मेहदी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और उसे जेल भेज दिया। वह कुछ महीने जेल में रहा, फिर बाहर आया। बाहर आने के बाद निमिषा ने फिर उससे कहा कि मेरा पासपोर्ट दे दो, जो भी है क्लिनिक का तुम पैसे ले लो मेहंदी। अब लेकिन बदला लेने के मूड में था। निमिषा ने हन्नान से बात की कि पासपोर्ट मुझे मिल जाए, मैं अपने बच्चे अपने हस्बैंड के पास केरल लौट जाऊं। तो हन्नान ने एक दिन उसे आइडिया दिया। उसने कहा देखो तुम्हारा पासपोर्ट उसके घर पर है, हम उसके घर से वह पासपोर्ट चुरा सकते हैं, लेकिन कैसे और मेहदी के उस घर में रहते हुए कैसे, दोनों ने तय किया। उस वक्त मेहदी थोड़ा सा बीमार भी था। बहुत सारे लोग देखने जा रहे थे। उसने कहा कि चलो उसको देखने के बहाने चलते हैं। तो निमिषा और हन्नान ने यह तय किया कि वहाँ देखने बहाने जाएंगे और वो बीमार भी चल रहा है और ये एक ट्रेन नर्स भी है, तो कुछ इंजेक्शन भी देने होंगे। मैं ही दे दूंगी, लेकिन एक इंजेक्शन उसको बेहोशी के लगा दूंगी तो बेहोश होगा। उतनी देर में हम पासपोर्ट ढूंढे और लेकर निकल देंगे। हन्नान और निमिषा इस बात पर एग्री हो गए। इसके बाद यह लोग मेहदी के घर पहुंचते हैं। वहां जाने के बाद इत्तेफाक से मेहदी बीमार था, इंजेक्शन लगना ही था। उसने निमिषा से कहा, वो इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगाते ही मेहदी बेहोश हो गया। उन्होंने वहां पासपोर्ट ढूंढा, पासपोर्ट मिला, दोनों निकल लिया। लेकिन इधर यह हुआ कि फिर बेहोश। मेहदी कभी होश में ही नहीं आया। उसकी मौत हो गई और मौत की वजह यह थी कि निमिषा ने जो बेहोशी का इंजेक्शन लगाया था वह उसका ओवरडोज हो गया। बेहोशी का इंजेक्शन जब किसी भी ऑपरेशन करते लगाते हैं तो उसकी एक मात्रा होती है, ज्यादा देने से आदमी की मौत भी हो जाती है। तो सेम ये हुआ कि निमिषा से यह गलती हो गई, ओवरडोज लग गया और मेहद की मौत हो गई। 4 दिन बाद मेहद की मौत की जांच शुरू हुई। पता चला सीसीटीवी कैमरे और बाकी चीजों से कि दोनों घर पर आए थे और उसी दिन तबीयत बिगड़ी, उसी दिन मौत हुई। पूछताछ के लिए बुलाया गया। निमिषा और हन्नान चके क्रिमिनल थे नहीं, उन्होंने सारी कहानी बता दी। उन्होंने कहा कि हमें तंग करता था, हमने क्लिनिक खोला, उसको पेपर पर हस्बैंड बनाया, लेकिन वह अब नाजायज फायदा उठाना चाहता था। पासपोर्ट दे नहीं रहा था, मैं वापस अपने देश जाना चाहती थी और हम सिर्फ उसे से बेहोश करने का हमारा इरादा था और बेहोश करके पासपोर्ट लेकर निकल जाना था, लेकिन शायद डोज ज्यादा हो गया। पुलिस ने दोनों को अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद 2020 में मामला वहाँ की लोअर कोर्ट में पहुंचा। लोअर कोर्ट ने निमिषा को सजाए मौत सुना दी। उसकी कोई कहानी नहीं सुनी कि गलती हुई।
ओवरडोज पासपोर्ट और हनान वहां का चक्की सिटीजन था तो उसको उम्र कैद की सजा दी। अब यह बात यहाँ घर पर पता चली। केरल में निमिषा के सजाए मौत की माँ बाप परेशान, पति परेशान, बच्चे परेशान। अब वह जाना चाहते हैं वहां, लेकिन सिविल व ट्रैवल पर रोक कोई जा नहीं सकता। इसके बाद यह मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। यमन की सबसे बड़ी अदालत 3 साल बाद 2020 में लोअर कोर्ट ने सजा मौत सुनाई। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और उसने भी लोअर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और निमिषा और हन्नान की कहानी पर यकीन नहीं किया। उनके हिसाब से इन दोनों ने जानबूझकर उसका कत्ल किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सजाए मौत सुना दी। अब आखिरी रास्ता था। ब्लड मनी सऊदी अरब में भी है, बहुत सारे इस्लामिक देशों में, क्योंकि शरीयत के हिसाब से ब्लड मनी की बात बहुत पुराने दौर से चली आ रही है। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है दोस्तों। इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।